हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो इवोल्यूशन वाला अध्याय चल रहा है, उस इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पूरे समझा दिए थे। मतलब उद्विकास के प्रमाण जो अलग अलग बायोलॉजी की जो ब्रांच थी, उन ब्रांच से लिए गए, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको मैंने समझा दिए। आज से हम लोग उद्विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हमारे सिलेबस में 4 थ्योरी बहुत ही डिटेल से दे रखी है। एक है आपकी लेमार्कवाद, मतलब लेमार्किज्म। एक दे रखा आपका डार्विनवाद, डार्विनिज्म। तीसरा दे रखा आपका उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। और चौथा है उद्विकास का आधुनिक संश्लेषणी सिद्धांत, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये 4 थ्योरी आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा लेमार्कवाद, है ना। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेमार्क, जीन बेपिस्टे डी लेमार्क उनका फुल नाम था, पूरा नाम था। और उन्होंने उद्विकास को समझाने के लिए या उद्विकास की प्रक्रिया को समझाने के लिए, टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1744 से लगा के 1829 तक लेमार्क की लाइफ हिस्ट्री रही, मतलब वो इतने साल जीवित रहे। उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत से रिलेटेड 2 वन वर्ड क्वेश्चन भी आते हैं और एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। 2 वन वर्ड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? एक ये आता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स? ये अगर क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर होगा लेमार्क, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं, लेमार्कवाद को किस रूप में जाना जाता है? लेमार्किज्म इज नोन एज, तो उसको जाना जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये क्वेश्चन के अलावा एक वन वर्ड और क्वेश्चन बहुत बार मेज द कॉलम में भी आया और शॉर्ट आंसर में भी आया कि फिलोसॉफिक जोलॉजिक बुक किसने लिखी? हु रोट द बुक फिलोसॉफिक जोलॉजिक, अगर वन वर्ड में आएगा तो इसका राइट आंसर होगा लेमार्क। और कभी कभी क्या करते हैं, वो इसको इसी को वो मेज द कॉलम में दे देते हैं। मेज द कॉलम में एक साइड वो आपको लेमार्क दे देंगे और दूसरी साइड उनकी इस बुक का नाम फिलोसॉफिक जोलॉजिक रहता है। तो आपको लेमार्क को किससे मैच करना है? फिलोसॉफिक जोलॉजिक से। तो ये तो 2 आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब बड़ा प्रश्न अगर आएगा तो बड़ा प्रश्न इस टाइप से आएगा, लेमार्कवाद को समझाइए, एक्सप्लेन लेमार्किज्म। या ऐसा भी आ सकता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इस टाइप से ये 2 बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का आंसर सेम है बट क्वेश्चन का फ्रेमिंग चेंज है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिटेल से स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लेमार्क जो थे ना, लेमार्क डार्विन, ये नेचुरलिस्ट थे, मतलब ये वैज्ञानिक कम पर्यावरणविद ज्यादा थे, प्रकृतिविद ज्यादा थे, ठीक है ना। मतलब इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया, कोई इन्होंने लेबोरेटरी में कोई इन्होंने इन्वेंशन नहीं की। इन्होंने जो नेचर में ऑब्जर्व करा
उस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने विद देयर एविडेंस रोट इन देयर थ्योरी, मतलब उन्होंने जो प्रकृति में देखा और प्रकृति में जो पाया उस उसको उन्होंने बाकायदा प्रमाण के साथ अपने सिद्धांत में उसकी व्याख्या की। तो उन्होंने जो लेमार्क के जो पॉइंट थे उन पॉइंट को उन्होंने, उनके सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु थे उनको उन्होंने अपनी बुक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में लिखा और उन्होंने अपनी थ्योरी को इंटाइटल्ड किया ए सच द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और उनकी सिद्धांत, उनका जो सिद्धांत था उसकी उन्होंने का नाम दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। और उनका जो सिद्धांत था वो मैंने अभी आपको कहा कि प्योरली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, नॉट ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है ना। मतलब उनका पूरा सिद्धांत जो था वो आंकलन पर आधारित था, ना कि किसी अनुप्रयोग के ऊपर आधारित था, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी बेस्ट एबिलिटीज से अच्छा कार्य करने की एक जन्मजात शक्ति होती है। मतलब ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इनेट पावर टू परफॉर्म इट्स बेस्ट एबल एक्टिविटीज। मतलब वो कोशिश ये करता है कि उससे वो जो प्रकृति में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, ये हर एक जीवधारी के अंदर एक इनहेरेंट पावर रहता है, ये इनेट पावर रहता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो जीवधारी रहते हैं वो जिस भी हैबिटेट में रहते हैं, जिस भी वो वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण में का प्रभाव उनकी क्रियाओं पर पड़ता है और इन्वायरमेंट ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन। उन्होंने कहा कि जो वातावरण होता है, जो पर्यावरण होता है, उस पर्यावरण और वातावरण के कारण से जीवधारियों में विभिन्नताएं आती है। और ये विभिन्नताएं जो रहती है, ये विभिन्नताएं कभी कभी उस ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अनुकूलित करती है या उसको उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए बेस्ट तरीके से सुटेबल बनाती है। ये उनका सेकंड पॉइंट था व्याख्या का। तीसरा पॉइंट उनका जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उन्होंने बताया कि अंगों का उपयोग व अनुपयोग, है ना, ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट था उनकी थ्योरी का। उन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, यदि अगर वो अपने किसी अंग का लगातार उपयोग करता है तो उस अंग में और उन्नतता और एक्सपर्टनेस आ जाती है और वो ऑर्गन उत्तरोत्तर और विकसित होता जाता है और उसमें और नए नए फीचर्स आते जाते हैं। और यदि कोई ऑर्गेनिज्म यदि किसी अंग का उपयोग नहीं करता है तो वो ऑर्गन धीरे 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 उस जीवधारी के अंदर अवशेषी अंग के रूप में रहता है या फिर उस ऑर्गेनिज्म से की बॉडी से वो ऑर्गन टोटली डिक्लाइन हो जाता है या एक्सटिंक्ट हो जाता है या विलुप्त हो जाता है या यूजलेस हो जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उनकी थ्योरी का। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं। उन्होंने बताया कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज सच ए कैपेसिटी या सच ए एबिलिटी to use and disuse of its organs. If a organism use its organ in a proper way, the organs continuously improved. And if a organism does not use that particular organ, it becomes either useless or
एक्सटिंक्ट, या तो वो ऑर्गन उसका यूजलेस हो जाता है या फिर वो विलुप्त हो जाता है उसकी बॉडी से। इसका उन्होंने क्लासिकल एग्जांपल दिया लॉन्ग नेक्ड जिराफ का इवोल्यूशन, मतलब लंबी गर्दन वाले जिराफ का उद्विकास। ये उनकी लेमार्क की थ्योरी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था और क्रिटिकल एग्जांपल था। उन्होंने बताया कि जो आज हम जो देखते हैं मॉडर्न डे जिराफ, जो आज का जो आधुनिक जो लंबी गर्दन वाला जिराफ, हम लोग कहीं भी जाते हैं, जूस के अंदर चिड़ियाघर में जाते हैं या किसी नेशनल पार्क में जाते हैं या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं या किसी बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं, तो वहां आप लोग देखते हो कि जो जिराफ होता है वो उसकी गर्दन लंबी रहती है और उसके फोर लिम्स भी थोड़े से लंबे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो ये आज जो मॉडर्न डे का जो जिराफ है, ये किसी समय बहुत ही इसकी हाइट छोटी थी, ऑलमोस्ट 4 से 5 फीट, ये 3-4 फीट लंबा रहा होगा उस समय। ये आपको मालूम ही है जिराफ हर्बीवोरस एनिमल है, शाकाहारी जंतु है। तो उस वो ग्रास ईटिंग होता है, घास खाता है। तो इन्वायरमेंट में जब वो जिराफ थे, मतलब वो जब इवोल्यूशन हुआ होगा, तो उन्होंने बताया कि जो जिराफ जिस घास की वेराइटी को खाता था, धीरे धीरे वो ग्रास स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगी, विलुप्त होने लगी। तो जिराफ को डिपेंड ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, मतलब उसे अपने फीडिंग के लिए, अपने भोजन के लिए वृक्ष की शाखाओं के ऊपर निर्भर होना पड़ा। उसने वृक्ष की जो शाखाएं रहती है, जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज रहती है, उनके ऊपर जो पत्तियां लगी रहती है, वो उसने खाना चालू करी। इट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट टू ईट दीज ब्रांच लीव्स ऑफ ब्रांचेस। इसके कारण से उसके जो फोर लिम्स थे वो फोर लिम्स एक्सटेंड हुए धीरे धीरे, और उसकी जो गर्दन थी, नेक, उस नेक की जो मसल्स है उनमें भी धीरे धीरे, हालांकि इट डज नॉट अकर इन वन डे, मतलब ये एक दिन में हुई प्रक्रिया नहीं थी, इसमें हजारों साल लग गए होंगे। क्यों? क्योंकि एक माइनर चेंज आने में, बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में एक सूक्ष्म से छोटा परिवर्तन आने में हजारों हजार लाखों लाख वर्ष लग जाते। तो धीरे 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 उसकी नेक्स की मसल्स जो थी वो एक्सटेंड होने लगी, और फोर लिम्स भी उसने थोड़ा सा उसको अपनी गर्दन को एक्सटेंड करना पड़ा, अपने टांगों को उठाना पड़ा होगा। धीरे 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 आज जो जिराफ है उसकी ऊंचाई भी बढ़ गई, उसकी गर्दन की लंबाई बढ़ गई, और उसके फोर लिम्ब भी थोड़े से एक्सटेंड हो गए। इससे क्या बात प्रूफ होती कि उसने इन ऑर्गन का यूज किया ज्यादा, तो ज्यादा यूज करने से वो ऑर्गन मॉडिफाइड होते गए, उन्नत होते गए, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले प्रीवियस पॉइंट में आपको बताया। फिर इसका उन्होंने क्लासिकल एग्जांपल और दिया कि डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जैसे स्नेक्स, सांप। सांप जो रहते हैं वो बरोइंग हैबिटेट उन्होंने स्टार्ट करा, मतलब बिल बना के रहने लगे। जब वो बिल बना के ये बरोइंग हैबिटेट में रहने लगे तो उनकी जो लेग्स थी, इट क्रिएट्स हिंडरनेस, मतलब उसको वो मतलब बाधा उत्पन्न करती थी उसमें। तो धीरे धीरे जो सांप की जो टांगे हैं, लेग्स है, वो एक्सटिंक्ट होने लगी। और आज हम देखते हैं मॉडर्न डे के जो स्नेक्स है, उन स्नेक्स के अंदर वो लेग्स एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन होती है। फिर उन्होंने बताया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे लेमार्क ने कहा था, यू अपने आप को चेंज नहीं करेगा, मतलब उसके अंदर इन्वायरमेंट डायरेक्टेड वेरिएशंस नहीं आएगी, या वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज नहीं करेगा, तो इसका उन्होंने एक और क्लासिकल एग्जांपल बताया, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर्स के विलुप्ति के का भी एक इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स थे, जुरेसिक पीरियड में ये पाए जाते थे, ठीक है ना।
उस जुरासिक पीरियड में ये इनका गोल्डन पीरियड था, प्योर हर्बीवोरस एनिमल थे। हालांकि इनकी बॉडी बहुत ही ह्यूज थी, मतलब बहुत बड़ा इनका शरीर था, बहुत इनके शरीर का वजन था, और प्योरली एग लेइंग एनिमल थे, अंडे देने वाले जंतु थे। तो जो और हर्बीवोरस होने के कारण ये भी ग्रास ईटिंग थे। तो धीरे धीरे जिस ग्रास की स्पीसीज को ये खाते थे वो एक्सटिंक्ट होने लगी। वो एक्सटिंक्ट होने लगी तो इन्होंने अपनी फीडिंग हैबिट को चेंज नहीं करा, और फीडिंग हैबिट को चेंज नहीं करने से आज देखते हैं हम लोग कि डायनासोर कंप्लीटली एक्सटिंक्टेड ऑन द अर्थ प्लेनेट। आज हमें डायनासोर के अलग अलग जगह से हम लोग जब खुदाई करते हैं तो उनके केवल फॉसिल्स, हमें उनके जीवाश्म मिलते हैं, उनके अंडे मिलते हैं, अंडों के जीवाश्म मिलते हैं। हमें कहीं भी आपने भी और अपने किसी नोबडी सीन द डायनासोर अलाइव, किसी ने भी डायनासोर को जीवित नहीं देखा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि डायनासोर बिफोर अराइवल अस, हमारे आने से पहले ही दे एक्सटिंक्टेड, दे वो कंप्लीटली वो विलुप्त हो चुके थे। इससे क्या बात प्रूफ होती है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने 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 अंदर चेंज नहीं लाएगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं विच आर फ्लाइटलेस, जो उड़न विहीन होते हैं, है ना, मतलब उड़ नहीं सकते, जैसे कीवी, ऑस्ट्रिच, एमू, ये बर्ड्स जो रहते हैं इनके अंदर विंग्स होते हैं। अब चूंकि इनके अंदर विंग्स तो है बट दे आर नॉट यूजिंग दिस विंग्स इन फ्लाइंग पर्पसेस। ऐसी कंडीशन के कारण उनके जो विंग है वो विंग क्या हो गया, धीरे धीरे एक्सटिंक्टेड हो गए। तो ये सारे आपको जो डायनासोर, जिराफ, आपका ये जो मैंने अभी आपको बताया एक एग्जांपल और, ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल ये सेट करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नया कैरेक्टर आएगा वो नया कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फिर वो इनहेरिटेड भी होगा। ये बात भी लेमार्क ने बताई। हालांकि लेमार्क की जो थ्योरी थी, उस लेमार्क की थ्योरी को काफी क्रिटिसाइज किया गया। उनके सबसे जो क्रिटिसिज्म करने वाले जो थे वीजमैन थे। वीजमैन ने उनकी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उन्होंने ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि ये बात सही नहीं है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। अगर इस थ्योरी को अगर अपन मान ले तो ए सन ऑफ म्यूजिशियन विल बी म्यूजिशियन, मतलब अगर एक संगीतकार है तो उसका बेटा भी संगीतकार होगा, एक डॉक्टर है तो उसका बच्चा भी डॉक्टर होगा, एक लोहार है वो दिन भर लोहे को पीटता है हथौड़े से तो उसके बच्चे की मसल्स तो ऑलरेडी इनबिल्ट या जो मान के चलना डेवलप्ड होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वीजमैन ने क्या काम करा कि जो माइस होते हैं, चूहे होते हैं, उन चूहों की पूंछ काट दी। दोनों दोनों टाइप के मेल और फीमेल दोनों की टेल को उन्होंने काट दिया, और फिर उनके जो कटी हुई टेल्ड जो वाले जो माइस थे उनके बीच में उन्होंने ब्रीडिंग कराई, उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवाया। तो उन्होंने देखा कि जो उनके नए यंग वंस आते दे आर टेल्ड, वो वापस टेल वाले थे। इससे बात सिद्ध होती है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती, मतलब जो भी कैरेक्टर हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं वो एज इट इज हूबहू नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते। द वेरिएशन शुड कम अंडर द आवर जेनेटिक मटेरियल। विभिन्नता कहाँ आना चाहिए, हमारे अनुवांशिक पदार्थ में आना चाहिए, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता, ना कि हमारी बॉडी के अंदर कोई वेरिएशन। जैसे सपोज करो महिलाएं नाक और कान गुदवाती है, उनकी नाक में वो बाली पहनने के लिए, कान में बाली पहनने के लिए छेद करवाती है, ठीक है ना। तो ये तो उन्होंने कैरेक्टर एक्वायर्ड करा अपनी लाइफ में। तो जब उनकी मान के चलो सपोज करो ए वुमेन विच इज डन दिस टू एक्टिविटी, और जब वो मान के चलो फीमेल बेबी को जन्म देती है, वो लड़की को जन्म देती है, तो उस लड़की की तो कान और जो नाक है वो ऑलरेडी सीधी सीधा ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ ने ये करवा रखा था। मतलब थ्योरी ऑफ अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति के अनुसार तो उस बच्चे के कान और नाक में दोनों में ऑलरेडी छेद होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। इससे क्या बात प्रूफ होती है कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स
किसी ऑर्गेनिज्म में आते हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड नहीं होते। इस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और इस थ्योरी को लेमार्क ने दिया और उन्होंने इस थ्योरी को अपनी बुक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में लिखा। हालांकि इस थ्योरी की काफी आलोचना हुई बाद में, मैंने अभी आपको बताया। वीजमैन सबसे इनके बड़े प्रमुख आलोचकों में से एक थे, मतलब इनके कंटेम्परेरी थे वो, बट उन्होंने लेमार्क की थ्योरी को उन्होंने गलत साबित किया वाइल एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द माइस, ठीक है ना, चूहों के ऊपर उन्होंने प्रयोग करके। इससे बात क्या सिद्ध होती है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति तो होती है पर एज इट इज कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में नहीं पहुंचते, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरी थी इवोल्यूशन की, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसके बाद हमारा जो अगली थ्योरी है वो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे डार्विनिज्म। डार्विनिज्म में हम पढ़ेंगे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, बाय वेरिएशन। और लेमार्किज्म और डार्विनिज्म में क्या मेजर डिफरेंस है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।